हेलो, दिस इज़ कल्याण एंड वेलकम टू केजी क्लब इग्नू। यहाँ आपको मिलता है इग्नू के लेक्चर्स, एग्जाम पीरियड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके नोट्स। तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं पीडीएफ के साथ साथ इग्नू की ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहता हूँ जब जब इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आता है। तो आज हम अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। हम लोग EHI 5 देख रहे हैं। यूनिट 2 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया। यूनिट 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और पार्ट 2 देखेंगे। यूनिट 3 जो कि द मराठा स्टेट सिस्टम है, इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि हिस्टोरियंस की क्या राय है मराठा पॉलिटी को लेकर के। और आज हम लोग देखेंगे कि पूरे मराठा कॉन्फेडरेसी में कौन कौन मिल करके, मतलब किस किस कौन कौन मिल के इसको चलाते थे। पूरा कॉन्फेडरेसी किनके किनके सहयोग से चलता था। ठीक, जब हम मराठा कॉन्फेडरेसी की बात करते हैं तो मराठा कॉन्फेडरेसी में हम देखते हैं द किंग, छत्रपति जिसे बोलते थे, द पेशवाज और सरदार्स, ये सब मिल करके मराठा को संभालते थे। सेंटर में अगर हम बात करें, केंद्र में, तो वहाँ छत्रपति एज ए किंग काम करते थे और पेशवा एज ए प्राइम मिनिस्टर काम करते थे। और बाहर के रीजन में सरदार जो थे वो उस एरिया में मराठा एम्पायर को संभालते थे। ठीक, और ये किसके अंडर रहते थे? तो मराठा के अंडर सरदार काम करते थे, ये बात याद रखिएगा। तो छत्रपति की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं इरेज कर देता हूँ। तो जब हम छत्रपति की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन आते हैं? तो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने 1674 में मराठा एम्पायर की नींव रखी और मराठा को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन 1680 में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनके पुत्र छत्रपति संभाजी इसे संभालते हैं और कंसोलिडेट करते हैं। और छत्रपति संभाजी के बाद इनके दो पुत्र थे, एक राजाराम और एक शाहू। तो शाहू को क्योंकि बंदी बना लिया जाता है इनकी माँ के साथ, वहाँ पे औरंगजेब ने इसे बंदी बना लिया। तो इधर जो है राजाराम और उसकी पत्नी और इसके पुत्र जो थे अल्पवयस्क, वो शासन करते हैं। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू को छोड़ दिया जाता है, तब शाहू आकर के क्या करते हैं? तो मराठा एम्पायर को संभालते हैं। और इनके आने के बाद जो है इन्होंने एक और नया पोस्ट लेके आया, पेशवा का। तो यही वो पेशवाज हैं जिन्होंने, और इनका जो योगदान रहा मराठा को आगे बढ़ाने में, कंसोलिडेट करने में, एक्सपैंड करने में, वो काफ़ी ज़्यादा रहा। ठीक, ठीक है। तो हमने देखा कि पेशवा जो है वो किस तरह से बाद में मराठा को काफ़ी एक्सपेंड करते हैं और उसे कंसोलिडेट करते हैं। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट पेशवा है वो देखते हैं। पेशवा बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे जिसे शाहू ने एज ए पेशवा नियुक्त किया और इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा। फिर इनके पुत्र आए बाजीराव सेकेंड ने ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया मराठा एम्पायर को। फिर आते हैं बालाजी बाजीराव के समय में हम लोग जानते हैं कि पानीपत की तृतीय युद्ध, थर्ड वॉर ऑफ पानीपत हुआ था। फिर माधवराव, जब पानीपत के वॉर के बाद मराठा थोड़ा कमज़ोर पड़ता है तो माधवराव के आने के बाद ही ये फिर से एक अच्छे मुकाम तक पहुंचता है। और इस समय इनकी पावर ये थी कि इन्होंने कई बार तो खास करके इन्होंने शरण दिया किसे? मुगल एम्पायर को कुछ दिनों के लिए। उसके बाद नारायण राव को देखते हैं, रघुनाथ राव, माधवराव और बाजीराव सेकेंड, वो लास्ट थे जिन्होंने अपना जिनके टाइम में मराठा अपना पावर खो देते हैं और ये ब्रिटिशर्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक, इस वक्त हम लोग जानते हैं कि 1817-18 में वॉर हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ मराठा का। ठीक, तो ये सेंटर में दो थे, किंग और पेशवा। और जो बाहर के रीजन में थे वो थे सरदार कौन कौन? तो नागपुर में भोसले परिवार, बड़ौदा में गायकवाड़ परिवार, ग्वालियर में सिंधिया परिवार और इंदौर में होलकर परिवार। ये चार परिवार जो है ये अलग अलग रीजन में थे जो सहयोग करते थे किसे? मराठा को उनके एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके सुचारू रूप से चलाने में। तो ये लोकेशन देख लीजिए, ये था सेंटर किसका? मराठा का। यहाँ पे नागपुर में कौन से परिवार होते थे? तो नागपुर में भोसले परिवार रहते थे। यहाँ देखिए गुजरात के बड़ौदा में गायकवाड़ परिवार रहते थे। फिर यहाँ सिंधिया देखने को मिलेगा ग्वालियर के, और यहीं पे होलकर देखने को मिलेगा इंदौर के। ठीक, तो ये सब मिल करके मराठा को बाहर से सपोर्ट करते थे और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से चलाने में योगदान करते थे।
तो चलिए किंग और पेशवा को देखते हैं। हमने किंग देखा, हमने जो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने किंग को देखा। किंग में बस इतना ही जानना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आता अभी, ठीक। जो जो एक्सपेंशन हुआ किंग में, सिर्फ और सिर्फ आता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। अगर उनका सही तरीके से आगे आता है तो हम लोग उसे एक पर्सनल वीडियो में डिटेल से शिवाजी महाराज का डिस्कशन कर लेंगे। आज पेशवा को देखते हैं कि पेशवा का इंपॉर्टेंट वर्क क्या था। तो पेशवा एज ए प्राइम मिनिस्टर काम करता था, और इसके साथ साथ पहला काम जो पेशवा का किया गया वो बालाजी विश्वनाथ के समय में किया गया। बालाजी विश्वनाथ के समय ने 1719 में अपना पावर इतना गेन कर लिया था कि इसको मुगल ने पूरे दक्कन का और कर्नाटका का, ये पूरे एरिया का चौथ और सरदेश मुखी जो है वो वसूलने का अधिकार दे दिया। अब ये बहुत बड़ी बात होती है, इतने बड़े दक्कन के एरिया का चौथ और सरदेश मुखी अब ये मराठा कलेक्ट करेगा, तो पावर तो मराठा का बढ़ना तय था। तो ये दिखाता है कि बालाजी विश्वनाथ की कूटनीति कितनी सही रही और इनका पावर क्या था। उसके बाद ये चौथ और सरदेशमुखी, चौथ हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि चौथ क्या है, सरदेशमुखी क्या है। जो जीते हुए एरिया से जो टैक्स लिया जाता था वो सरदेशमुखी था, और जो एक एज ए गारंटी लिया जाता था किसी राज्य से कि आप मुझे अगर अपने टैक्स का 1/4 हिस्सा दे देते हैं तो हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, वो चौथ कहलाता था। तो ये दोनों वसूलने का फरमान मिल गया। उसके बाद ये दोनों का ये जो टैक्स आता था उसे बालाजी विश्वनाथ ने काफ़ी कम्प्लेक्स डिवीजन किया इसका, इस तरह से किया ताकि ना ही कोई सरदार के पास ज़्यादा पावर हो और राजा को, और सरदार जो है सरदार ज़्यादा पावरफुल भी ना हो, और सरदार के पास सारा रिसोर्स दे दिया गया ताकि वो उसका हमेशा से संभाल के रखे, उसको सही उसको मेंटेन करे, और जब राजा को ज़रूरत पड़े तो वो राजा को असिस्ट करे, राजा को वो काम दे। तो राजा को देखिए कितना दिया गया उस टैक्स में, राजा को सरदेशमुखी दिया गया और चौथ का सिर्फ 34% दिया गया, और बाकी का जो परसेंटेज था वो सरदार में बांट दिया गया। तो इससे ये पता चलता है कि राजा को आपातकालीन स्थिति में अगर वित्तीय सहयोग की बात हो, सहायता की बात हो, अगर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हो, तो वो उसको राजा को जो है सरदार पे डिपेंड रहना पड़ता था। उसके बाद हमने देखा कि मराठा के समय में एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा मुगल मराठा का होता है। तो 1740 तक कुछ ऐसा हुआ कि मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, दोआब, अवध, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, अटक, ये सब एरिया जो है ये सब किसके अंडर आ गया, तो मराठा के अंडर आ गया। और जब ये एरिया मराठा के अंडर आया उस वक्त पेशवा कौन थे, तो बाजीराव प्रथम, बाजीराव फर्स्ट, जिनकी मूवी भी बन चुकी है। ये एक्सपेंशन में इनकी नीति बहुत तगड़ा होता था और ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंसी के साथ किसी भी एरिया को अपने में मिला लेते थे। तो ये काम इसका था। तो इन्हीं के काम को देखते हुए एंड्रे विंक का हमने अभी थ्योरी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था ना, वहीं पे एंड्रे विंक बोलते हैं कि ये फितना ही था जिसके वजह से ये मराठा जो है इतना एक्सपेंड किया। तो फितना क्या था, फितना के तहत मराठा जो है वो पेनेट्रेट करते थे मुगल एरिया में और उसे छीन लिया करते थे, किसकी मदद से, तो दूसरे सुल्तान की मदद से, ठीक। तो ये हमने पेशवा को, मेनली पेशवा को देखा। अब हम लोग कुछ परिवार को देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैमिली जो थे उसको देखते हैं, सरदार जिसको बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले हैं भोसले ऑफ नागपुर, नागपुर का भोसले परिवार। पारसोजी भोसले जो इंपॉर्टेंट चेहरा है इस परिवार का, क्यों, क्योंकि इन्होंने साहू को सबसे पहले ज्वाइन किया जब साहू जेल से निकल करके आते हैं। तो इससे खुश होकर के साहू ने क्या किया, साहू ने परसोजी भोसले को चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया, और इसके साथ ही ये भोसले परिवार जो है ये चौथ वसूलने वाला पहला परिवार बना। और परसोजी भोसले जो है ये सबसे पहले चौथ वसूले कहाँ पे, तो मराठा में, ठीक। उसके बाद आते हैं हम उसके बाद रघुजी भोसले का डेथ हो जाता है। तो रघुजी भोसले का डेथ 1755 में होता है। तो इसके बाद पेशवा ने देखा कि भोसले परिवार आगे बहुत बढ़ रहा है, ऊपर उठ रहा है, तो भोसले को थोड़ा कर्टेल करने की कोशिश की गई। इसे 3 भागों में बांट दिया गया, तीनों भागों को अलग अलग सरंजम दिया गया। तो ये सरंजम क्या था, तो ये वो लैंड दिया जाता था जिसके रिसोर्स से, जिसके रेवेन्यू से वो मिलिट्री का खर्चा उठा सके, ठीक। तो वो सरंजम होता था। तो ये भोसले परिवार को 3 भागों में बांट दिया गया। अब हम चलते हैं गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। इससे पहले हम
जान लें कि गायकवाड़ से पहले जो बड़ौदा वाले एरिया में सरदार था जो मराठा का हेल्प करता था, वो था बांडे, पावा और धाबड़े। ये तीनों परिवार जो है वो मराठा को असिस्ट करते थे। उसी में धाबड़े धाबड़े जो था, इसका लेफ्टिनेंट की तरह गायकवाड़ काम किया करता था। किसका? धाबड़े के अंडर। बाद में समय बीतता है और 1751 तक ऐसा होता है कि धाबड़े जो है वो काफ़ी प्रीडोमिनेंस अपना रख लेता है और अपना वर्चस्व उस एरिया में, इसका वर्चस्व दिखना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ वो अपना कैपिटल भी नया बना लेते हैं, बड़ौदा, 1752 में। तो बड़ौदा जो है इस तरह से वहाँ पे गायकवाड़ का अपना वर्चस्व हुआ। लेकिन फिर भी ये काम किसके लिए करते थे? मराठा के लिए करते थे और मराठा के अंडर ही काम करते थे। और इसे एज ए सरंजमदार ही कहा गया, ना कि किंग कहा गया। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं होलकर। होलकर कहाँ के? तो इंदौर के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि होलकर जो है वो सिंधिया और गायकवाड़ की तरह ही विलेज वतनदार था। वतनदार क्या होता था? जब किसी बहुत बड़े शख्सियत को, जो ऑफिशियल्स होते थे, उसको एक एरिया दे दिया जाता था ताकि वो वहाँ के रिसोर्स से अपना सारा काम कर सके और वहाँ के एरिया को संभाल सके। तो उस लैंड को कहते थे वतन, और उस लैंड को चलाने वाले को बोलते थे वतनदार। तो वही था वतनदार। तो होलकर क्या था? तो वतनदार था। 1733 में क्या होता है? होलकर को इंदौर डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट मिलने के बाद यहाँ के रिसोर्स से होलकर बहुत मजबूत हो जाता है और इसका एक डोमिनियन यहाँ स्थापित होने लगता है, जिसको हम लोग दौलत कहते हैं। ठीक, एज ए दौलत। तो ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है और यहाँ पे होलकर भी स्ट्रांग था, बगल में सिंधिया वो भी स्ट्रांग था। दो स्ट्रांग अगर एक जगह मिलते थे तो भले ही ये लोग मराठा के लिए काम करते थे, लेकिन वर्चस्वता की वजह से दोनों में क्या होती थी? लड़ाई होते रहती थी। बाद में समय बीतने के साथ साथ क्या होता है? होलकर पीछे हो जाता है और सिंधिया आगे हो जाता है। कब? ठीक है। तो 1788 से 1793 में हमें दिखता है कि होलकर और सिंधिया के बीच ढेर सारे क्लैश हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमने होलकर परिवार को देखा। अब हम लोग देखते हैं ग्वालियर के सिंधिया परिवार को। सिंधिया काफ़ी मजबूत था, ये काफ़ी पावरफुल था। हमने देखा कि जब होलकर के साथ इनकी तानातानी होती है तो आगे सिंधिया बढ़ता है, होलकर पीछे छूट जाता है। क्यों? देखिए, सिंधिया में एक महादजी सिंधिया थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि पानीपत के वॉर में इन्होंने मराठा का सहयोग किया, उनके साथ लड़ा। लेकिन जब पानीपत में मराठा की हार हो जाती है तो वो वहाँ से एस्केप कर लेते हैं अपने आप को और फिर से अपने एरिया में आ जाते हैं और यहाँ अपना अंपायर खड़ा करते हैं और एक डिफेक्टो सोवरेन रूलर जो है वो बन के उभरते हैं। लेकिन बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भी ये आगे बढ़ता रहा और अभी भी हमें दिखता है कि सिंधिया परिवार का जो है वो पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो हमने यहाँ देखा कि कैसे चार बाहर के सरदार, पेशवा और किंग, ये किंग, पेशवा और सरदार, ये तीनों मिल करके किस तरह से पूरे मराठा एम्पायर को चलाते थे, जिससे कि मराठा कॉन्फेडरेसी का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हमने इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आया। अब इसके बाद जो हम न्यू वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।